हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की आपकी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 49। ये क्लास 9 के लिए सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पॉइंट होगा। आज हमें जानना है भारतीय थार मरुस्थल। तो वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं एक बार और आपको याद दिला दूं कि अगर तक बच्चों अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिसमें कि ऑल नोटिफिकेशन के बटन को आप दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और आपको इसका लाभ मिलता रहे। आपके द्वारा लाइक और सब्सक्राइब ही हमें उत्साह देता है ताकि हम आपके लिए समय समय पर वर्कशीट ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है भारतीय थार मरुस्थल के बारे में। तो भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म और उष्ण मरुस्थल है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिस कारण से यहाँ शुष्क जलवायु और नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ कि भारत के किस क्षेत्र में यह स्थित है। आप मैप पर उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं जो भी बात समझाऊंगा वो समझ में आएगी। यह देखिए, यह है भारत का मैप और भारत के मैप पर इस साइड में ये वाला जो लाल रंग का आपको क्षेत्र दिख रहा है, यही थार मरुस्थल है। यहाँ लिखा हुआ है थार डेजर्ट, ठीक। और यहीं पर अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में यह स्थित है। और यहाँ ये जो क्षेत्र है, इसके बाद आप इसके पश्चिम में देख रहे हैं पंजाब पड़ रहा है। मरुस्थल का कुछ भाग पंजाब में भी है, लेकिन जो भाग भारत में है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए फिर वर्कशीट पर चलते हैं। हमें इसके बारे में कौन कौन सी बातें जाननी है। हाँ, तो हमने यहाँ जाना था कि यहाँ वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिसके कारण यहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है। और यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, मतलब जितने भी मरुस्थल विश्व में हैं उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर मिलती है। बाकी के मरुस्थल में इतनी जनसंख्या भी नहीं मिलती जितनी यहाँ मिलती है। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक कल्प इतिहास को बांटने का एक समय बांटा गया है पढ़ने का अध्ययन की दृष्टि से। तो मेसोजोइक कल्प में यह क्षेत्र समुद्र के अंदर स्थित था। इस अनुमान की पुष्टि जैसलमेर राजस्थान में एक जगह का नाम है के पास ब्रह्मसर से मिले समुद्री अवसादों और आकलवुड फॉसिल्स वर्क से प्राप्त हुए प्रमाणों से होती है इसकी पुष्टि। तो फॉसिल्स, वुड फॉसिल्स क्या होता है? लकड़ी का जीवाश्म। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह जो क्षेत्र है पहले समुद्र था और समुद्र के अंदर स्थित था। वुड फॉसिल्स की आयु, जो इस जीवाश्म की आयु निकाली गई, इसकी आयु लगभग 180 मिलियन वर्ष आंकी गई। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। मतलब भारत का जो ये तिकोना वाला भाग पर जो पठार है, आप देख लीजिए इसको अच्छे ढंग से। भारत पर जो ये पठार का जो अंश है, ये इसी का विस्तार ये भी है। लेकिन इसके ऊपर बालू होने से और निर्जन क्षेत्र होने से एक्चुअली होता है क्या है कि अरावली पर्वत हो जाने की वजह से इस साइड वर्षा ही बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये क्षेत्र मरुस्थल बन गया है। लेकिन है ये इसी का हिस्सा। तो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। फिर भी शुष्क परिस्थितियों और वायु की क्रियाओं और भौतिक अपरदन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न हैं। और इसमें कुछ बालू के की आकृतियां मिलती हैं, भू आकृतियां मिलती हैं, जिसमें कि मशरूम रॉक ऐसा होता है, ऊपर से मशरूम की तरह होता है गोल और ऐसे नीचे बना होता है। तो मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, मतलब बालू के ऐसे ऐसे टिब्बे होते हैं। बरकान, ज्यूगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियां हैं। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। ऐसा ऐसा बालू का टीला आपने देखा होगा, फिल्मों में बहुत दिखाई देता है।
तो उस तरह के टीले को बरकान कहते हैं। और इसका बरकान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। जब कभी आप जैसलमेर जाएं तो बरकान का समूह देख पाएंगे। लंबवत टीले मतलब ऐसे ऐसे लंबे लंबे टीले भी होते हैं जो कि भारत पाकिस्तान के सीमा के नज़दीक पाए जाते हैं। कह ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ जो ढाल पाई जाती है उस ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को दो भाग में बांटते हैं। पहला है उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिणी ढाल जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। तो आपने मैप में देखा होगा कि कुछ देर बाद भारत के बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है, तो उत्तरी ढाल जो कि पाकिस्तान की तरफ है, और ये दक्षिणी ढाल है जो कि गुजरात के कच्छ के रण के तरफ इसका ढाल है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। इस क्षेत्र की नदियां निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिमनदी ये उद्गम के अभाव में वर्षावाही नदियां होती हैं। मतलब यहाँ बहुत कम वर्षा होती है और तापमान इतनी अधिक होती है कि सारे पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। और इस क्षेत्र में कोई भी हिमनदीय उद्गम नहीं है, मतलब कोई नदी ऐसी नहीं है जो बर्फ़ पिघलने से बहती हो, तो गर्मी में उसमें पानी मिलता नहीं है। इसलिए यहाँ की जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी की सारी नदियाँ वर्षावाही होती हैं, वर्षा ऋतु में ही बहने वाली होती हैं। अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ की नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या पलाया में मिल जाती हैं। तो अंतः प्रवाह प्रणाली की नदी क्या होती है? वैसी नदी जो कि समुद्र में नहीं जाती हो और समुद्र के बाहर ही, समुद्र तक के आने के पहले ही समाप्त हो जाती हैं, स्थलीय क्षेत्रों में ही विलीन हो जाती हैं, तो उनको अंतः प्रवाह प्रणाली की नदी कहा जाता है। तो ये नदियाँ या तो किसी झील में या पलाया किसे कहते हैं? तो पलाया मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें होती हैं, नमकीन पानी की, खारा पानी की झीलें होती हैं, उन्हीं को लवणीय झील कहते हैं, जिनसे नमक प्राप्त किया जाता है। और इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूनी नदी है, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है और उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियां इस क्षेत्र को जलाभाव वाला क्षेत्र बनाती हैं। मतलब यहाँ पानी की कमी होती है। तो ये कुछ बातें थी जो कि मरुस्थल के बारे में आपने जाना। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ वर्षावाही क्यों हैं? दूसरा प्रश्न है पलाया से आप क्या समझते हैं? तीसरा प्रश्न है विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की कोई 2 जलवायविक विशेषताएं बताइए। चौथा प्रश्न है थार मरुस्थल की भू आकृतियों के नाम बताइए। पांचवा प्रश्न है थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? और छठा प्रश्न है ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है, उनके नाम लिखिए। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ वर्षावाही क्यों हैं? तो इसका उत्तर है थार मरुस्थल की नदियाँ निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिम नदी उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती हैं। प्रश्न 2 है पलाया से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है मरुस्थल में लवणीय झीलों को पलाया कहते हैं, जिनसे नमक प्राप्त होता है। और प्रश्न 3 है विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की कोई 2 जलवायु की विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की जलवायु की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली, यहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है, और दूसरी प्राकृतिक वनस्पति नाम मात्र की है, मतलब बहुत कम है। और चौथा प्रश्न है थार मरुस्थल की प्रमुख भू आकृतियों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है थार मरुस्थल की प्रमुख यहाँ भू आकृतियाँ होगा, इसको आप लोग भू आकृति कर लीजिएगा। भू आकृतियाँ, प्रमुख भू आकृतियां हैं मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, बरकान, जीगेन आदि। और नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है
थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है थार मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य में है। प्रश्न 6 है, ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है? उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है, पहला उत्तरी भाग और दूसरा दक्षिणी भाग। तो इस तरह से आपके 6 के 6 प्रश्न हो गए और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। तो आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके बाय।